विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी के क्या कर रहे थे हम? मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 18वीं शताब्दी के नवीन स्वायत्त राज्य कर रहे हैं। कल हम हैदराबाद कहां तक पहुंचे थे? हम कल मैसूर तक। ठीक है, मैसूर में हमने कर लिया था, बताया था कि भाई क्या क्या था मैसूर में। आज हमने करने हैं 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या करने हैं? सबसे पहले 4 आंग्ल मैसूर युद्धों का सन याद कीजिए, क्रम याद कीजिए। भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तो सभी को पता है कि पहले के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। उसमें सन इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि किसके समय हुए वो, मतलब गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे उस समय। फिर अगला इंपॉर्टेंट होता है किस संधि से समाप्त हुए। अब जितने भी युद्ध होंगे, एक तो उनके सन याद करने हैं आपने, एक उसमें याद करना किस संधि से समाप्त हुए। क्या हुए? किस संधि से समाप्त हुए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69, 1767 से 69। अब याद होता नहीं है तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपको बड़े बड़े युद्ध पता होंगे, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तो याद हो गया होगा, 1764 बक्सर का युद्ध याद हो गया होगा, इलाहाबाद की 2 संधियां याद हो गई 1765, तो 66 67, तो 67 में शुरू होता है 67, 1967 से 2 साल चलता है 1969 तक, 1967 से 1969 तक, 1767 से 1769 तक। ठीक है, तो इस समय कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। कौन है? अच्छा, जब आप ऐसे याद करो ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, ऐसे याद कर लेना कि पहला वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है, दूसरा वाला भी किसके समय होता है? वॉरेन हेस्टिंग के समय में, तीसरा वाला कॉर्नवालिस के समय में, चौथा वाला वेलेस्ली के समय में। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। वैसे तो सेइंग्स भी आती हैं कि हे भगवान, अब मैं इस जगह का क्या बंदोबस्त करूंगा या क्या प्रबंध करूंगा, है ना। ये भी सेइंग आती है कि हमने अपने मित्रों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को बुरी तरह पराजित कर दिया है। पर फिलहाल मैंने कहा पहला भी इतना याद करो कि पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा वाला वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा वाला कॉर्नवालिस, चौथा वाला वेलेस्ली। अब उसके सन याद करो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 69, दूसरा वाला 1780 से 84, 1780 से 1784। ठीक है, तीसरा वाला 1790 से 92, 1790 से, चौथे वाले को जरूर याद करना क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। क्या होता है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु भी पूछी हुई एक बार, कब? तो 1799। इसमें एक ही याद करना, 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए युद्ध मैदान में। इतना समझ में आ गया। फिर इनकी संधियां याद करनी पड़ती है, तो आपने याद करना मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम और मृत्यु। क्या? सबसे पहले आपने बोलना मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास। जैसे आप चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई याद करना, मद्रास ही याद करना, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा जो होता है वो मंगलौर की संधि। तीसरा जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो संधि का कोई सवाल ही नहीं बनता। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। कौन सी? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। अच्छा, 2 लड़ाइयां जो लड़ रहा है वो हैदर अली लड़ रहा है। बाद की 2 लड़ाइयां जो लड़ रहा है वो कौन लड़ रहा है? टीपू सुल्तान। उसका बेटा है, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब भाई क्या करना है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल तो पूरी नहीं है लेकिन हल्की हल्की जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैं बता रहा हूं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 बोलते हैं, 69 को 69। ठीक है, यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। किसका? अंग्रेज आक्रामक हो रखे थे, जल्दी जल्दी उन्हें क्या करना था? कैप्चर करना था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसका प्रारंभिक नारा था केवल व्यापार, साम्राज्य नहीं। हम साम्राज्य जीतने नहीं आए, हम क्या करना है? व्यापार करना है। व्यापारी के रूप में आए ये लुटेरे और बाद में क्या बन गए? यहाँ के शासक बन गए। जब उनको पता चला ये तो बहुत आसान है यहाँ कैप्चर करना, है ना, तो अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे और निजाम से संधि करके एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। मैंने कहा ये जो मराठे और निजाम है ये कभी हैदर अली की तरफ दिखेंगे, मतलब हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे होंगे। कभी क्या करोगे? अंग्रेजों के साथ होंगे या हैदर अली टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तो यहाँ पर क्या है कि इधर उधर चलता रहता है। इधर उधर मतलब
तभी तो और ये सही तरीका था। हैदर अली, मराठे, निजाम, ये तीन बड़ी शक्तियां थी, अंग्रेजों को क्या कर सकती थी ये, और किया भी इन्होंने ऐसा। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक जो था अंग्रेजों का मित्र राज्य था, ठीक है, परंतु 1767 में हैदर अली और निजाम तिरुवन्नमलई संगम पर पराजित हुए। क्या हो गए? अब क्या होता है, निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर चला जाता है। निजाम बिन पेंदी का लोठा, है ना, जहां से उसको फायदा मिलेगा उस तरफ हो जाता है। ये इतिहास में यही तो है सीखने के लिए, यहाँ से काफी कुछ सीखा जा सकता है। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया। हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण करके बंबई में आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया। किसने? हैदर अली ने। पहले हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, तो अब हैदर अली क्या हो गया? जीत गया। 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इसका मतलब जो पलड़ा भारी था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, वो किसका भारी था? हैदर अली का। अब ये बड़े चालाक थे, ये तुरंत संधि के लिए बोल देते थे, संधि हो गई जी। कौन सी? मद्रास की संधि। अच्छा, इन संधियों में क्या कितने चालाक थे? बोलते थे भाई जो हमने जीता आपका प्रांत वो हम आपको दे देंगे, और हमारा आपने जो जीता वो आप हमें लौटा दो। तो भाई लड़ क्यों रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? है जब लास्ट में कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा होना है, तो फिर वही हुआ, मद्रास की संधि हो गई, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। हैदर अली ने जो अंग्रेजों के क्षेत्र जीते थे वो उन्हें वापस कर दिया, अंग्रेजों ने हैदर अली के जो क्षेत्र जीते थे उसको वापस कर दिया। कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब भाई 11 साल तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर 1780 1784 में फिर दोबारा युद्ध होता है। किसका? आंग्ल मैसूर युद्ध। मतलब 11 साल बाद, मतलब 1769 में वो खत्म हो गया था। कौन सा? मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब होता है दूसरा युद्ध। तो क्यों होता है? उसके लिए छेड़ ढूंढनी पड़ती है पहले कि कैसे करना है, लड़ाई कैसे करनी है। ऐसे थोड़े भिड़ जाओगे, पहले छेड़ोगे ना। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। क्या की? वो यार निजाम वहां चला गया था अंग्रेजों के बाद, फिर लेकिन मजबूरी होती है कई बार कि चल भाई आजा, अंग्रेजों के साथ लड़ना है तो क्या, निजाम को साथ लेना जरूरी है। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए खुली चुनौती थी। 1773 के आसपास माहे, अब यह ध्यान रखना है, फ्रांसीसी बस्ती थी। क्या थी? फ्रांसीसी बस्ती। आज भी जो फ्रांसीसी बस्तियां थी उसको हम पुदुचेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पुदुचेरी के 4 पार्ट पड़ते हैं आज भी। 3 पार्ट पड़ते हैं इस तरफ और 1 पार्ट पड़ते हैं उधर। इधर उधर मतलब समझ रहे हो? मैप को दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो तट है, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ऊपर यनम पढ़ते हैं, फिर इधर पढ़ते हैं पुदुचेरी, और फिर नीचे पढ़ते हैं कराईकाल। और केरला की साइड जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है? माहे। तो जो पुदुचेरी है वो फ्रांसीसी बस्ती थी। क्या थी? पुदुचेरी मतलब फ्रांसीसी बस्ती। चंद्रनगर, ये सब फ्रांसीसियों ने वो कर रखे थे। फ्रांसीसी थे हैदर अली के मित्र। आपने पढ़ा भी होगा कि हैदर अली ने कभी फ्रांसीसियों के सहयोग से एक अच्छा शस्त्रागार क्या किया था? बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेजों के साथ अगर लड़ना है तो तलवारों से तो नहीं लड़ा जाएगा भाई, क्या चाहिए होंगी? बंदूकें, और साथ में सेना को थोड़ा अनुशासित करना पड़ेगा। वो अल्लाह वाली सेना नहीं चलेगी कि हाँ, है ना, कोई हूणों का आक्रमण तो हो नहीं रहा। अंग्रेज तो बड़े चालाक थे, अंग्रेज तो एक लाइन में खड़े होते थे, ठीक है, उनमें से कुछ आधे नीचे बैठते थे, आधे ऊपर बैठते थे, बंदूक भरनी पड़ती थी। क्या भरनी पड़ती थी? तो जो नीचे वाले होते थे वो फायर करते थे, ऊपर वाले क्या करते थे? भरते थे। जैसे वो फायर हुआ तो इतना तेज करते थे कि फिर ये नीचे बैठते थे, वो ऊपर हो जाते थे, फिर वो भरते थे। मतलब फायर रुकती नहीं थी। यहां रहते थे, जो गोलियां होती हैं कूटना पड़ता था, वो डंडी से डाल, मतलब लोहे की रॉड से डालना पड़ता था, तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। फिर तोपें होती थी भाई। क्या होती थी? तोपें होती थी। तो कैसे लड़ेगा? तो हैदर अली ने इसलिए फ्रांसीसियों से मित्रता कर रखी थी। टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसियों का मित्र होता है आगे चलकर, जब आप देखते हैं, है ना। तो अगर अंग्रेज फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर कब्जा करेंगे, यानी मित्र के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, तो हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। क्या थी? आपने हल्का सा याद रखना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार। क्या बोलना है आपने? अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार। फ्रांसीसी क्योंकि हैदर अली के मित्र थे, उसके लिए चुनौती थी। अगला पॉइंट,
1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक जो था वो अंग्रेजों का मित्र था। कर्नाटक किसका मित्र था? अंग्रेजों का मित्र था। तो जब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, यानी अंग्रेजों के मित्र पर आक्रमण कर दिया, तो फिर तो लड़ाई होनी होनी थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। उसने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह पराजित करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट जो थी वो कर्नाटक की राजधानी थी। अर्काट क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी। 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। किससे? तो भाई अंग्रेज थे बड़े चालाक। वॉरेन हेस्टिंग ने किसको भेजा? वॉरेन हेस्टिंग समझ गया था कि अब और किसी के बस का नहीं, अब आयरकूट ही कर सकता है, बेली के बस का नहीं है। किससे टकराना? हैदर अली से टकराना। तो किसको भेजा उसने? आयरकूट को। ये बड़ा अनुभवी क्या था? जनरल था सेना का। तो 1781 में हैदर का सामना अंग्रेजी जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त अवश्य किया, लेकिन कोई फायदा मतलब उसका तात्कालिक लाभ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पोर्टो नोवा का युद्ध याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक युद्ध होता है पोर्टो नोवा का युद्ध, जिसमें हैदर अली को पराजित कर देता है सर आयरकूट या जनरल आयरकूट, लेकिन कोई तात्कालिक फायदा नहीं मिलता है। 1782 में हैदर अली एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब ये गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अंग्रेजों को फिर हरा दिया इसने, लेकिन मर गया बेचारा। क्या हो गया? अब बेचारा जो भी बोल सकते हो आप, है ना। तो फिर टीपू सुल्तान इसका बेटा, वो संभालता है सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध को। हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध के संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया। क्या कर लिया? अंग्रेजों को बंदी बनाना बहुत बड़ी चीज थी भाई। क्या थी? मैथ्यूज को बंदी बनाना, वो भी ब्रिगेडियर। ब्रिगेड समझते हो? ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया। 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि संपन्न हो गई। अब जैसे दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध भी क्या हो गया? मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। मंगलौर हमारा वाला नहीं है। उत्तराखंड से जब बाहर जाते हैं आप उत्तर प्रदेश की तरफ, तो मंगलौर पड़ता है, वो वाला नहीं। बेंगलोर मंगलौर कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है मंगलौर। कहाँ पड़ता है? कहीं आप सोचें कि संधि करने के लिए यहाँ आए हो मंगलौर में हमारे, है ना। ठीक है। अच्छा, मंगलौर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी तक विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। यह कथन किसका है? वॉरेन हेस्टिंग का है। ठीक है जी। अब क्या होता है भाई? टीपू सुल्तान आ जाता है। टीपू सुल्तान क्या है कि 1782 से 1799 तक शासक बनता है। क्या होता है? 1782 से 1799 तक शासक रहता है। तो इसके समय में अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, तो थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिए। टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। क्या ठहरता था? समकक्ष ठहरता था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसने अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। क्या क्या था? अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई माप तौल की इकाइयों और नवीन संवत का प्रचलन भी कराया। नवीन संवत भी चलाया इसने। माप तौल की नवीन प्रणालियां भी क्या की? शुरू की। ठीक है। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, खुलेआम उसने कहा मैं सुल्तान हूं। क्या हूं? सुल्तान हूं। तो टीपू सुल्तान इसीलिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, वो तो फौजदार बना, तब धीरे धीरे करके राजनीति में आया था। सिपाही था पहले हैदर अली। ठीक है। अब क्या हुआ? 1787 में इसने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए। किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां भी अंकित थी। क्या थी? हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृतियां भी क्या थी? अंकित थी। ठीक है। अब इसके समय भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर उसने त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। अब देखो, लड़ाई मैंने कहा नहीं छेड़नी पड़ती है, पहले क्या करनी पड़ती है? पहले
टकराना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है हाँ भाई ज्यादा बन रहे हो, है ना, ऐसे करना पड़ता है। अंग्रेजों ने भी यही किया, अंग्रेजों ने कहा तुम फ्रांसीसियों के साथ मिले हुए हो, तुम हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, तुम कुछ गुप्त संधियां कर रहे हो। और भाई करना भी था ही, मित्र कौन थे, फ्रांसीसी थे। वैसे तो फ्रांसीसी भी अच्छे नहीं थे ना, फ्रांसीसी अच्छे थे ना अंग्रेज अच्छे थे, दोनों बाहर के थे। पर क्या हुआ कि अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे तो फ्रांसीसियों को सारा लेना पड़ा। समझ में आया किसको? इसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की, फ्रांस का क्लब था एक जैकोबियन क्लब। इसने बाद में अपने आप को नागरिक टीपू कहा। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? आंसर टीपू सुल्तान ने। अपने आप को नागरिक टीपू किसने कहा? फ्रांस की क्रांति से बड़ा प्रभावित था ये। इसने कहा मैं नागरिक टीपू हूं। क्या हूं? नागरिक टीपू हूं, है ना। मैं क्या हूं? चौकीदार हूं। ये तरीका होता है क्या जनता का मन जीतने का। तो उसने कहा मैं नागरिक टीपू हूं। साथ में उसने फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। क्या की? जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, तो ठीक है भाई, अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अब देखो ना, मराठे निजाम इस समय किसकी तरफ है? अंग्रेजों की तरफ है। कभी हैदर अली की तरफ थे, अब वो टीपू के खिलाफ लड़ रहे हैं। टीपू के खिलाफ लड़ेंगे तो यार टीपू अकेला नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? हालांकि इसने कई नए प्रयोग किए थे, ऐसी तलवारें बनाई थी, रॉकेट बनाए थे उसने, उसके आगे रॉकेट लगाए और सेना की तरफ छोड़े, जैसे आग लगाई रॉकेट पे, तलवारें ऐसे ऐसे करके कईयों को क्या करती थी, तोपे, मतलब नए नए प्रयोग किए। जो मिसाइल का प्रयोग किया ना, जो वो टीपू ने किया। दरअसल क्या किया टीपू ने? क्या किया, तलवारें होती हैं उस पर उस तरह का रॉकेट लॉन्चर टाइप का नहीं होता, रॉकेट लॉन्चर टाइप का बनाया अंग्रेजों की सेना पर, और अंग्रेज इससे परिचित नहीं थे। कोशिश की उसने पर हार गया। क्यों हारा? कि मराठे यहाँ, निजाम यहाँ अंग्रेजों की तरफ। ठीक है, तो भाई श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हो गया। अब ये मिडोज का नाम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज कौन था? आंसर मिडोज था। टीपू सुल्तान पराजित हुआ। फरवरी 1992 में कॉर्नवालिस ने टीपू से श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया। क्या किया? कॉर्नवालिस तो पता है ना आपको, कौन? कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट वाला, स्थायी बंदोबस्त वाला कॉर्नवालिस। कौन? स्थायी बंदोबस्त वाला कॉर्नवालिस। ठीक है, अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने क्या राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। कितना? आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। सहयोगी कौन? मराठा निजाम। सहयोगी कौन? मराठे निजाम। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। कितने? यार आज के जमाने में 3 करोड़ सोच लो आप कितने होते हैं, उस जमाने में 3 करोड़ कितने रहे होंगे। यानी टीपू बुरी तरह से, क्या अंग्रेजों ने क्या किया, उसको वित्तीय तरीके से तोड़ा। कैसे? साम्राज्य मतलब भूमि के हिसाब से तोड़ा। और साथ में टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटे भी देने पड़े, क्या, जमानत के तौर पे, कि अब आक्रमण नहीं करेगा। किस पर? अंग्रेजों पर। अपने 2 बेटे भेजने पड़े। एक बेटा उसका थोड़ा सा क्या था, मानसिक रूप से कमजोर था, तो वो तो उसी के पास रहा। 2 बेटे उसको जमानत के तौर पर कहाँ रखने पड़े? अंग्रेजों के पास। भाई अगर मैं आक्रमण करूंगा तो फिर ये जमानत है। जमानत मतलब अंग्रेज मार देंगे उनको। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तो यार भावनात्मक रूप से भी टूट गया टीपू, वित्तीय रूप से भी टूट गया। 3 करोड़ छोटी मोटी चीज थोड़े थे। आधा राज्य भी दे दिया, कमजोर हो गया। क्या हो गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक तथा सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए इसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को बुरी तरह कुचल दिया है, बुरी तरह पराजित कर दिया। यानी कौन? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा। और शत्रु कौन? टीपू। अब टीपू दोबारा फिर उठता है मतलब लड़ाई लड़ता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन पहले से पता होता सभी को कि अब नहीं जीतेगा। क्यों? लड़ाइयां धन से जीती जाती हैं भाई। सैनिकों को क्या चाहिए होता है? वेतन चाहिए। पैसा ही नहीं होगा, हथियार नहीं होंगे, कैसे लड़ेंगे? फिर भी हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। वेलेजली का टाइम था इसका। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन को भी पत्र लिखा। किसको?
नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि फ्रांस का था कौन, नेपोलियन। और नेपोलियन ने नाक में दम कर रखा था पूरे यूरोप के। नेपोलियन सोता ही नहीं था, नेपोलियन लड़ता ही रहता था, वह पूरे यूरोप को कैप्चर कर रहा था। रूस को भी खतरा पैदा हो गया था किससे, नेपोलियन से, है ना। तो क्या हुआ कि चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। ये बेवकूफी कर दी इन्होंने। क्या कर दी? अरे भाई ये बाहर के थे, कौन, अंग्रेज। कहाँ के थे? ठीक है, आप आपस में शत्रु हो, निजाम, मराठे, टीपू, इस समय एक साथ होकर लड़ना था, इतिहास कुछ और होता। लेकिन क्या कर दिया इन्होंने, कहा भैया निजाम मराठों ने कहा कि युद्ध में जो भी लाभ होगा उसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे। समझौता हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। किसने? वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट। ये नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मिडोज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट। ठीक है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय के समापन पर समाप्त हो गया। ठीक है। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से वोडेयार, अडियार लिखा हुआ, वैसे वोडेयार नहीं था, वोडेयार डायनेस्टी, तो अडियार, हाँ तो अडियार। अच्छा, आपने एक सुना भी होगा अडियार, आगे चलकर भी पढ़ेंगे आप मॉडर्न में। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ अडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। कोयम्बटूर बहुत सुंदर शहर है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर को मिला लिया और किसको? श्रीरंगपट्टनम को मिला दिया। कनारा को अपने राज्य में मिला लिया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। ये भैया उत्तराखंड वालों ने पूछा, मार्क्विस बहुत बड़ी उपाधि थी, कि मार्क्विस की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर, वेलेजली को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जीतने की खुशी में मार्क्विस ऑफ वेलेजली, मार्क्विस ऑफ वेलेजली। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विजय के दौरान वेलेजली ने कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। यह कथन किसका है? आंसर, वेलेजली का है। क्या है? तो मैंने कहा आपको टीपू सुल्तान से जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना, वो ये भी आएंगे कि एक तो जैकोबियन क्लब की स्थापना याद करनी है आपने, एक आपने याद करना है कि टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। उसने क्या लगाया था? एक क्वेश्चन यहां से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपका टीपू सुल्तान में क्या 1796 में उसने अंग्रेजी नौसेना का मुकाबला करने के लिए एक नौसैनिक बोर्ड का गठन किया था। क्या किया था? 1796 में एक नौसैनिक बोर्ड का गठन किया था। मंगलौर, मोलिदाबाद, दाजिबाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट यानी डॉकयार्ड क्या बनाया था? डॉकयार्ड का निर्माण किया था। टीपू आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि लेता था। उसने देशी तथा अंतरदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्र मस्कट, हॉर्मुज, जद्दा और अदन में की थी। कहां पर? मस्कट, हॉर्मुज लिखा हुआ है, हॉर्मुज, जद्दा और अदन में की थी। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया था। रैयत समझते हैं? किसान प्रजा, रैयतवाड़ी, है ना। साथ ही मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार करके पालीगार के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया था। पालीगार कौन थे? पालीगार वो थे जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार था, बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। आगे चल के पढ़ेंगे आप, पालीगार विद्रोह भी होता है, अभी नहीं, मॉडर्न में पढ़ेंगे, है ना, और आगे जाकर पालीगार विद्रोह। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य, मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल कहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसे सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? आंसर, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन भी दिया था। इसका मतलब सेकुलर था। श्रृंगेरी पड़ता है ना, श्रृंगेरी कर्नाटक में पड़ता है। 4 जगह मठों की स्थापना की थी किन्होंने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। किन्होंने? लगभग 820 एडी के हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जब उत्तराखंड में आते हैं। कहाँ आते हैं? ज्योतिर्मठ में आते हैं। कहाँ आते हैं?
तो 4 मठ जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाए थे ना, पहले तो ये बता दूं, जन्म उनका कलादी में हुआ था, केरल में। कहाँ हुआ था? कलादी, केरल में हुआ। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, ज्ञान मार्गी थे वो। क्या थे? शास्त्रार्थ किए उन्होंने सबसे। यहाँ पर बौद्ध धर्म था इस देश में, उन्हें प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। सभी विद्वानों को, जितने भी बौद्ध विद्वान थे, उनको उन्होंने क्या किया? शास्त्रार्थ में हराया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। क्या की? सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। 4 मठ बनाए उन्होंने। एक उन्होंने पूर्व में बनाया, जब उड़ीसा गए वो तो पुरी में गोवर्धन पीठ बनाया। जब पश्चिम में गए गुजरात में, वहां पे शारदा पीठ बनाया। कहा? द्वारिका का शारदा पीठ। फिर श्रृंगेरी जो है वो कर्नाटक में, श्रृंगेरी। और जब उत्तर में आए तो जोशी मठ या ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ। और केदारनाथ में उनकी समाधि थी पहले। क्या थी? क्वेश्चन बनता है, जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ थी? आंसर केदारनाथ में थी। केदारनाथ के मंदिर के पीछे एक पत्थर देखा होगा आपने, वहां पे पहले एक दीवार थी, उसी दीवार को बोला जाता था कि आदि गुरु शंकराचार्य की क्या है। तो कई बार क्वेश्चन बना था कि समाधि कहाँ है? आंसर केदारनाथ। समझ में आ गया? तो श्रृंगेरी। अब इन चारों जगह पर शंकराचार्य होते हैं। और जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं वो कौन है? शंकराचार्य होते हैं। अभी भी होते हैं शंकराचार्य, ये पता है ना? हाँ, तो शंकराचार्य को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? तो हिंदू धर्म में सबसे ऊपर वही है। जैसे मुसलमानों में खलीफा होते थे, खिलाफत तो समाप्त हो गई, लेकिन हिंदुओं में अभी भी क्या होता है? 4 शंकराचार्य होते हैं। और भी होते हैं, और जगहों पर भी शंकराचार्य बोला जाता है। जैसे केशवानंद भारती, वो भी शंकराचार्य थे। क्या थे? लेकिन वो कहाँ के थे? केरल के थे। कहाँ के? ऐसे कांची के भी होते हैं शंकराचार्य। लेकिन मैंने कहा जो मेन, जो मान्यता प्राप्त 4 शंकराचार्य हैं वो कौन है? जोशीमठ, पुरी का गोवर्धन पीठ वाले, एक हो गए द्वारिका वाले, शारदा पीठ वाले, एक हो गए श्रृंगेरी वाले। ठीक है, तो ये है भाई। तो धर्म में सबसे ऊपर कौन? शंकराचार्य। चलो जी, तो पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है, किसने कहा? वेलेजली ने कहा। तो टीपू सुल्तान से कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो समय समय पर आपने क्या करना है भाई? याद करना है इनको। क्या करना है? अच्छा, एक बार उत्तराखंड वालों ने पूछा कि टीपू सुल्तान ने ना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, मतलब पहले के आसपास, कहाँ कहाँ सहायता के लिए पत्र लिखे या कहाँ कहाँ वो भेजे, अपने दूत भेजे। एक तो भेजा उसने काबुल में। कहाँ? काबुल में। एक भेजा उसने फारस में, फारस मतलब ईरान। कहाँ? एक भेजा उसने अरब में। कहाँ? अच्छा, ये याद हो गया था बच्चों को सबको, काबुल, फारस, अरब। एक जगह उन्होंने ना अपेक्षा नहीं की थी, मॉरिशस। कहाँ भेजा था? मॉरिशस पता है कहाँ है? पोर्ट लुइस कैपिटल है मॉरिशस की। कहाँ पड़ता है मॉरिशस? देखो तो, जब आप अफ्रीका कर रहे होते हैं तब वहां पर कराता हूं मैं मॉरिशस। पोर्ट लुइस कैपिटल है। भारतीय मूल के लोग रहते हैं मॉरिशस में। क्या रहते हैं? भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कहां कहां भेजे उसने? काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है, फारस ईरान को बोलते हैं, अरब देश और मॉरिशस। समझ में आ गया? चलो जी, और क्या क्वेश्चन बने भाई? तो वोडेयार वंश क्या था? मेन जो राजवंश था वो क्या था? वोडेयार था। क्या था? वोडेयार था भाई। उम्मीद है इतना समझ में आया। एक सीधा साधा दैत्य, मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल किसे कहा गया है? आंसर ये यहां से क्वेश्चन बनता है। अब अगला जो साम्राज्य है वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। तो पंजाब पढ़ने से पहले सबसे पहले मिसलें पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? सिखों में 12 मिसलें होती हैं। क्या होती हैं? 12 मिसलें होती हैं। तो एक होती है अहलूवालिया मिसल, नाम सुना है आपने? अब तो कास्ट लगा देते हो कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नाम सुना है इनका? अरे यार, मोंटेक सिंह अहलूवालिया का ना, अच्छा आप बाद के हो बहुत, तो इसलिए नहीं सुना होगा। लेकिन कुछ साल पहले देखो, मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या थे?
भाई जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे शायद, है ना? मनमोहन सिंह जी को तो जानते होंगे आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी जानते हो? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना? 1991, 92, 1991। तो अहलूवालिया मिसल भाई, इसके जो हेड थे वो थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। क्या थे? दूसरे होगा सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, इसके थे चरण सिंह जी। क्या थे? सॉरी, चरत सिंह जी, चरत सिंह जी। कौन थे? और जो महाराजा, यहाँ उत्तराखंड वालों ने पूछा कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? आंसर सुकर चकिया मिसल के थे। किसके थे? सुकर चकिया मिसल के थे। इतना समझ में आ गया। एक होता है सिंहपुरिया मिसल। कौन सी मिसल? सिंहपुरिया मिसल, इसके थे नवाब कपूर सिंह। नवाब, पूरा नाम इनका वैसे ऐसा बोला जाता है कि नवाब कपूर सिंह सिंहपुरिया। उनकी मिसल क्या होगी? सिंहपुरिया मिसल। एक मिसल का नाम था भंगी मिसल, इसके थे छज्जा सिंह। क्या थे? छज्जा सिंह। एक थी फुलकिया मिसल। कौन सी मिसल? फुलकिया मिसल, इसके थे संधू जाट चौधरी। कौन थे? संधू जाट चौधरी। एक थी रामगढ़िया मिसल, इसके थे नंद सिंह रामगढ़िया। कौन? नंद सिंह रामगढ़िया। एक थी कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल, इसके थे कौन? जय सिंह। एक थी शहीदी मिसल, इसके थे बाबा दीप सिंह। ये शहीदी मिसल ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हो शायद कभी, कि शहीदी मिसल के कौन थे? आंसर, अच्छा इसमें क्या होता है, मैच करने के लिए आता है। ऐसे 4 मिसलें दे देंगे, उनके जो मिसल वाले जो मेन हेड होंगे, संस्थापक, उनके नाम पूछे जाते हैं। शहीदी मिसल के बाबा दीप सिंह जी भी। कौन? फिर नकई मिसल, उसके हीरा सिंह जी। कौन? फिर बुल्ले वालिया मिसल, बुल्ले वालिया, बुल्ले वालिया मिसल के कौन? गुलाब सिंह जी। निशान वालिया मिसल के कौन? सरदार संगत सिंह जी। करोड़ खिंदिया मिसल या सिंधिया मिसल, उसके कौन? बघेल सिंह जी। कौन? ये भैया 12 की 12 मिसलें पहले याद करनी पड़ती है सिख पढ़ने से पहले, पंजाब पढ़ने से पहले। क्या करने से पहले? पंजाब, 5 नदियों के बीच का स्थान, जाओ पंजाब। हमारे पास तो थोड़ा सा भाग रह गया, असली पंजाब तो पाकिस्तान ले गया हमसे। कौन ले गया? बंटवारा हो गया, उपजाऊ क्षेत्र था, मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां वो ले गए। ठीक है, सिंध ले गए, पंजाब ले गए। चलो, कुछ राजनीतिक भूल हुई है इस देश में, है ना, कि विभाजन क्या कर दिया? दे दिया। चलो जी, पंजाब। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी भाई? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर है। कभी एक दरोगा का पेपर हुआ था ना जब पहली बार उत्तराखंड में, तब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, लाहौर किस नदी के तट पर है? तब आंसर होता था रावी। और उस समय यहाँ पर शिक्षा का प्रसार, मतलब कंपटीशन के प्रति उतने जागरूक नहीं थे बच्चे, मतलब वो भी गलत करके आते थे कि लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी। किसके? और रावी का वैदिक नाम है परुषणी। कौन सा? और वैदिक काल में परुषणी के किनारे हुआ था 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। उसमें था एक राजा सुदास, और दूसरी तरफ थी कौन? 5 आर्य जातियां, 5 अनार्य जातियां, पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशानिन। है ना? याद आया कुछ कि नहीं आया? और उनके एक गुरु थे, वो कौन थे? हाँ जी, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। ठीक है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर, परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया, रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और सिकंदर पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? हाइडेस्पीस के तट पर लड़ा गया। हाइडेस्पीस यूनानी नाम है किसका? झेलम। झेलम, झेलम को क्या बोलते थे वैदिक काल में? वितस्ता। थोड़ा सा एंशिएंट का छौंका भी मार देते हैं किस पर? सब यही रहना है भाई। आज तक की सबसे पुरानी जो पुस्तक मिली है वो चाइना से मिली है। ओशो ने बताया है कि 6000 साल पुरानी, इतने पुराने तो ओशो हैं। ओशो ने कहा 6000 साल पुरानी एक पुस्तक मिली चाइना में, और चाइना में उस पुस्तक में वो सब चीजें लिखी हुई थी मानो अखबारों के हेडलाइंस हो। अखबारों के हेडलाइंस मतलब देखिए जमाना कितना खराब हो गया है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, पिता अपने पिता कह रहा है, पुत्र मतलब जो संतानें हैं अपने माता पिता का कहना नहीं मान रही है, अपने गुरुजनों का आदर नहीं कर रही है। इस प्रकार से क्या कर रहे थे उसमें
मतलब इस तरह की चीज लिखी हुई 6000 साल पहले, तो हमें लगता है कि अभी हो रहा है ऐसा। तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। कैसा? गालिब ने लिखा कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। क्या गालिब सुने हो? सुना दूं? हाँ। गालिब ने कहा कि क्या ये साल अच्छा है, जुल्म की रात ढलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहाँ सोएगा। इसका मतलब गालिब भी परेशान था, जमाना में मतलब गड़बड़ चल रही थी। ठीक है, आंधी नफरत की चलेगी ना कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब ना कोई शोर शराबा होगा, कत्ल होगा ना कोई खून खराबा होगा। लास्ट में बोलता हो, रहनुमाओं ने जो डाला है वो जाल अच्छा है। रहनुमा मतलब समझ रहे हो? रहनुमा ऊपर वाले, रहनुमाओं ने जो डाला है वो जाल अच्छा है, और दिल की खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। कि खुश रखने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा है कि ऐसा ऐसा होगा, बट कैसा कैसा होगा अब देखते हैं। चलो तो चलो भाई आगे बढ़े। रोजगार क्या चाहिए भाई? रोजगार चाहिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बता देता हूं। जन्म कहां हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का? कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उससे याद हो जाएगा आपको। पटना में हुआ था। पटना साहब गुरुद्वारा सुने हो? बिहार में पड़ता है पटना। कहां पड़ता है? बिहार में। जानबूझ के पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब आपसे मैं पूछूं ना गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था, तो आप पंजाब में जाओगे, लेकिन हुआ कहां जन्म उनका? पटना में हुआ। पटना में ही हुआ भाई। ठीक है। ऐसे ही पूछा उन्होंने एक बार, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ? अब सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे तो हम बंगाल में ढूंढेंगे, लेकिन उनका जन्म हुआ उड़ीसा में, कटक। कहां? कटक उड़ीसा में। ऐसे पूछता है वो कि क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? तो आप पाकिस्तान में ढूंढोगे अमीर खुसरो को, लेकिन अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां हुआ? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ऐसे जन्म स्थान पूछता है कई बार। क्या पूछता है? जन्म स्थान पूछता है। ऐसे ही एक बार पूछा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो हमारे लिए भी, कि आपके पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां हुआ था? क्या पूछा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म कहां हुआ था, जो पहले शिक्षा मंत्री बने आपके? आंसर मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है। जन्म वहां हुआ था उनका। शिक्षा मंत्री आपके थे वो पहले। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए भाई पेपरों में, आपको क्या करने के लिए? अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं, जिनका आप क्या नहीं लगा सकते। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था भाई? पटना, बिहार में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? नांदेड़। नांदेड़ कहां पड़ता है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। अफगान द्वारा हत्या कर दी गई थी इनकी, है ना? हमला कर दिया था एक अफगान ने। 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को समाप्त कर दिया, खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में की। कब की? ठीक है जी। जिसके कारण सिखों को विशिष्ट वेशभूषा रखने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा केश बढ़ाने हैं, कंघा रखना है। क्या रखना है? कंघा रखना है, कृपाण रखना है, कड़ा रखना है, कच्छ रखना है, कच्छ धारण करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। आप वॉरियर हो ना, तो आपको वॉरियर भी दिखना चाहिए, वॉरियर जैसा लगना चाहिए ना। क्या हुआ कि जो ये लोग आए ना, ये आक्रांता आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, चाहे कहीं से भी आए, टर्क आए, जो भी आए, ये दिखने में इतने खतरनाक थे, दाढ़ी बड़ी हुई है। ठीक है, वॉरियर अगर आपको बनना है तो आपको पैंट कोट पहन के, टाई पहन के नहीं जाना है। क्या नहीं जाना है? बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आप मार्शल आर्ट वाली मूवी देखते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, वो चाइनीज मूवी में कोट पैंट पहन के आते तो वो मजा नहीं आता। मार्शल आर्ट की अपनी एक यूनिफॉर्म ड्रेस होती है। क्या होती है? क्या होती है भाई? होती कि नहीं होती? होती ना मार्शल आर्ट की। मार्शल आर्ट को अगर आप कुर्ते पजामे में पहन के अगर वो कर रहे होंगे तो नहीं, वो चीज नहीं आई। तो वॉरियर बनाने के लिए कि आपको केस धारण करना है, युद्ध लड़ना है भाई। मुगल सिख संबंध खराब हो ही गए थे। कब? पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव के समय, जब जहांगीर ने मृत्युदंड दिया किसको? गुरु अर्जुन देव को।
कहा कि आपने मेरे विद्रोही बेटे खुसरो को आपने आशीर्वाद दिया, 2 लाख रुपए दिए, राजनीतिक कारणों से मृत्युदंड दिए। मुगल सिख संबंध वहां से खराब हो गए थे। जबकि गुरु नानक जी देव जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। क्या करते थे? लेकिन 5वें सिख गुरु के समय, क्योंकि मुगल राजा ने हत्या कर दी किसकी? गुरु अर्जुन देव की, तो मुगल सिख संबंध खराब हुए, लेकिन राजनीतिक कारणों से। औरंगजेब ने और गड़बड़ कर दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। क्या कर दी? गुरु तेग बहादुर की हत्या धार्मिक कारणों से की। उसने कहा इस्लाम कबूल करो। गुरु जी ने कहा नहीं, इस्लाम कबूल नहीं होगा, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, सिर दे दूंगा, सार नहीं दूंगा। समझ में आया? तो बड़ी विभत्स तरीके से हत्या की गुरु तेग बहादुर जी की, तो और खराब हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई लड़ना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और लड़ना पड़ेगा तो वॉरियर बनना पड़ेगा। आपको केस रखने पड़ेंगे, युद्धों में रत रहेंगे, कंगा भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? समझ में आया? कृपाण रखना पड़ेगा हर समय, सोते जागते हर समय क्या कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग है। संविधान ने भी अनुमति दी है। कौन सा आर्टिकल ने दी है भारतीय संविधान में? कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग होगा। आंखें मत पलटा करो ऊपर, अगर नहीं आता है तुरंत किताब पलटकर आंसर दिया करो मुझे। आंखें ऊपर की और उसके बाद आंसर ही नहीं तो क्या फायदा? हाँ जी, आर्टिकल स्पष्टीकरण है उसमें। हेडिंग बताइए मुझे उस आर्टिकल का। किसी विशेष धर्म की नहीं, विशेष धर्म नहीं, धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता में क्या स्पष्टीकरण दिया है नीचे? कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग होगा। बिल्कुल। तो आर्टिकल कौन सा है? नंबर याद रखना आपने, 25। समझ में आ गया? ठीक है। अब जी खालसा पंथ की स्थापना की। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने के बाद सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब जी को ने धर्म गुरु का स्थान ले लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे गुरु बनेंगे। अब ये धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, है ना, ये अगली गुरु है। ये क्या है? बस जो भी आपको सीखना है, जो भी आपने पूछना है, इस पुस्तक के हिसाब से चलना है। किस पुस्तक के हिसाब से? तो धार्मिक पुस्तक है कौन सी? गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। गुरु का स्थान ले लिया गुरु ग्रंथ साहब जी ने, और सामान्य सिखों की खालसा सभा ही लौकिक मार्गदर्शक तथा नीति निर्धारक बन गई। शब्दों को पकड़िए, मेंस में काम आएंगे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर याद आया? सच्चा बादशाह कहता था बंदा बहादुर अपने आप को, है ना। बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी? किसके समय की गई थी? फर्रुखशियर के समय में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। यही है सच्चा बादशाह बंदा बहादुर। ठीक है जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों को नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर जिनका बचपन का नाम क्या था भाई? लक्ष्मण देव था। ये क्वेश्चन बना। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। उन्होंने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र करके मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 1707 से लेकर 1715 तक संघर्ष किया और सिखों को दुर्जय शक्ति बना दिया। क्या बना दिया? जिनको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन क्या हो गया भाई? अच्छा, बंदा बहादुर को उनके शिष्य क्या बोलते थे? सच्चा बादशाह बोलते थे। क्या बोलते थे? वो बोलते थे सच्चा बादशाह बंदा बहादुर है। ये जो बैठा हुआ मुगल सम्राट ये तो ऐसे ही है झूठा। सच्चा बादशाह कौन है? बंदा बहादुर है, अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। 1716 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? फर्रुखशियर के द्वारा। फर्रुखशियर को क्या बोलते हैं? घृणित कायर। क्या बोलते हैं? घृणित कायर। जिसके बाद सिख राष्ट्र का भाग्य निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन मैंने कहा कि फिर कुछ ना कुछ होता ही है भाई, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर क्या होता है? फर्रुखशियर की मृत्यु और मोहम्मद शाह रंगीला के समय पंजाब पर नादिर शाह के आक्रमण ने सिखों को एक बार फिर से संगठित करने का मौका दिया। 1726 में पंजाब में नियुक्त मुगल सूबेदार जकारिया खान, कौन भाई?
जकारिया खान ने सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव किया। जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कालांतर में कपूर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब के सिख कृषक, जो कि पृथक पृथक जत्थों में बटे हुए थे, उनको संगठित करके एक ऐसा दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। किस रूप में? मैंने बहुत तेज बोला है क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, बार बार सुनिए, याद हो जाएगा अपने आप। दल खालसा, कपूर सिंह जी का नाम याद रखना आपने। क्या याद रखना है भाई? कपूर सिंह जी का नाम याद रखना है, ठीक है। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। किसने किया? जाति प्रथा नहीं होती सिखों में वैसे, लेकिन मिसलें होती हैं। क्या होती हैं? उसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया जी ने अपना नेतृत्व संभाला। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में विभाजित हो गया। तो मैंने कहा ये 12 मिसलें जो बनती हैं ये किसके समय बनती हैं? जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय बनती हैं 12 मिसलें, ठीक है। 12 मिसल और उनके संस्थापकों के नाम मैंने बता दिए। ये लोग वॉरियर हैं। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की है? सिखों ने की है। किसने की है? सिखों ने की है, ठीक है। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में विभाजित हो गए। कनिंगम ने यहाँ मिसल को अरबी भाषा का शब्द बताया है जिसका अर्थ है समान या एक जैसा। मिसल मतलब समान या एक जैसा। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 12 मिसलें होती हैं, मिसल मतलब समान या एक जैसा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। इतना क्लियर हो गया? प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम और निशान होता है। क्या होता है भाई? झंडा होता है, नाम होता है, निशान होता है, ठीक है। सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती है जो सभी मिसलों के कार्यों का संचालन करती है। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में अव्यवस्था की स्थिति थी। दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1753 ईस्वी में राखी प्रथा आरंभ की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राखी प्रथा का आरंभ कब हुआ? आंसर 1753। मैंने आपको बता दिया अगर ये लोग ना होते, कौन? सिख ना होते, तो अफगानों का राज होता है यहाँ पर। किसका होता है? मुगल सूबेदार भी परेशान कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, और अफगान भी क्या कर रहे थे? बार बार आक्रमण कर रहे थे। अफगानों को रोकने वाले जो लोग थे ना, वो कौन थे? सिख थे। क्या थे? और जो वॉरियर होगा उसका दिमाग गर्म होगा, और जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे दिमाग गर्म होगा। तो सबसे ज्यादा अफगानों की हत्याएं जो की जाती हैं, की गई थी उस जमाने में, वो 12 बजे की जाती थी। कितने बजे? और कुछ मूर्ख लोगों ने क्या कर दिया? उस पर जोक बना दिए। क्या बना दिए? तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। क्या जिन लोगों ने रक्षा की उन पर क्या किया आपने? आपने नहीं, मतलब आपसे पहले वालों ने जोक बना दी। सबसे ज्यादा अफगान जो मारे जाते थे वो दिन के टाइम, क्योंकि जब धूप चढ़ती थी, केश होते थे, पग होती थी, दिमाग गर्म होता था, तो हत्याएं होनी किसकी शुरू होती थी? किनकी? अफगानों की। समझ में आ गया? ठीक है। ये ना होते तो तालिबानी शासन में रह रहे होते इस समय आप। क्या हो रहे हो? चलो जी, तो भैया आगे राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली द्वारा ही सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। क्या हुआ? उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली। क्या मिली? बाद के जो लेटर मुगल थे उन्होंने कहा सुल्तान ए कौम, आप क्या हो? अपनी कौम के सुल्तान हो। क्या हो? क्योंकि वॉरियर तो थे ही, तलवारें लगाकर चलते थे भाई दोनों तरफ, कटार अलग, ठीक है, ऐसे नहीं चलते थे, ढाल अलग, तलवार अलग। अभी भी आपने देखा होगा, कभी झांकियां निकलती, कभी देखना पंच प्यारे जो चलते हैं, जो उनकी पग होती है वो पैटर्न था। क्या था? उस तरह का पैटर्न था। धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर आपको पता ही है कि थोड़े पहनावे में भी क्या आया? अंतर आया, ठीक है। चलो जी, पंजाब में पटियाला, नाभा और जिंद रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल द्वारा की गई। क्या की गई? पंजाब में पटियाला, ये राजा थे पटियाला के, नाभा के राजा थे, और जिंद रजवाड़े सुने हैं आपने? अरे पेप्सू भी बोलते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो पटियाला में रजवाड़े थे राजा, नाभा में रजवाड़े थे। नाभा हाउस सुना होगा आपने, हिमाचल तक है उनका पूरा फैला हुआ नाभा, ठीक है। जिंद हो गया, रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
फुल्किया मिसल द्वारा, जो संधू जाट चौधरी थे ना फुल्किया मिसल के संस्थापक, फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तलब ओ आलम, एक नगाड़ा और निशान भेंट किया था। मतलब उपाधि दी तलब ओ आलम, क्या दिया? तलब ओ आलम, एक नगाड़ा दिया जो कि राजाओं का प्रतीक होता था। नगाड़ा क्या होता था? और एक निशान भेंट किया। किसने? किसने भाई? अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी ने। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। इस मिसल में रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? आंसर सुकर चकिया मिसल के थे। ठीक है। अगर नेपोलियन को कोई हरा सकता था तो वो महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? अंग्रेज भी जानते थे इस बात को, इसीलिए नेपोलियन ने इस तरफ आक्रमण नहीं किया। अंग्रेज भयभीत थे भारत में कि नेपोलियन का आक्रमण होता है भैया। क्या होता है? वहां तो थी भयभीत यूरोप में, लेकिन क्योंकि अंग्रेज इधर भी थे तो नेपोलियन यहां पर आक्रमण करने की सोच रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को मारना मतलब वो करना चाहता था वो। तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता भारतीयों को। लेकिन बीच में दीवार बनकर बफर स्टेट के रूप में कौन रहे? महाराजा रणजीत सिंह रहे। ठीक है। एक आंख उनकी युद्ध में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी पिक्चरें बनी नहीं ढंग की, इनके बनानी चाहिए ना इन पर। तब देखो सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को खत्म कर देग, तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया, जो पंजाब में सिख प्रभुता के प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। इनके सिक्कों पर लिखा होता था देग, तेग और फतेह। देग, तेग और फतेह। समझ में आया? 1763 और 1773 ईस्वी के बीच सिखों ने अपनी सत्ता का विस्तार सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान से उत्तर में कांगड़ा तथा जम्मू तक किया था। कहां तक किया था? आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में भी सिख थे। कौन थे? लेकिन उनका भी कत्लेआम किया गया वहां पर। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया, सिखों को भी मारा गया, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हो गए थे कुछ समय बाद। और वहां पर बहुसंख्यक कौन हो गए थे? कश्मीर के लोग। तो बाद में क्या हुआ वहां आपको पता ही है, आतंकवाद जब अपने चरम पर था तो सिखों की भी हत्याएं की गई, परिवारों छांट छांट कर मारा गया। कश्मीरी पंडितों का आपका पता चल ही गया होगा। ठीक है। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। महासिंह की मिसल का अधिकार राबी से चिनाब के बीच के क्षेत्र पर था। अब मैं बता देता हूं भैया, क्या याद करना आपने? महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी का नाम, महासिंह का नाम याद करना है। और ये इनकी सास जो थी वो सबसे एक्टिव महिला थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। दूसरा, पिताजी का नाम महासिंह हो गया। तीसरा आपने याद करना, महासिंह जी का अधिकार कहां पर था इस मिसल का? तो आपने बोलना है रचना दोआब। क्या बोलना है? रचना दोआब में। रचना बोलते हैं राबी और चिनाब के बीच के दोआब को रचना दोआब बोलते हैं। बारी दोआब, ब्यास और राबी के बीच के दोआब को बारी दोआब बोलते हैं। बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को बिस्ट जलंधर दोआब बोलते हैं। समझ में आया? और ऐसे ही एक छाज दोआब, चिनाब और झेलम के बीच के दोआब को छाज दोआब बोला जाता है। तो ये कहां पर थे भाई? कहां पर थे ये रचना दोआब में थे। किसमें थे? महासिंह जी रचना दोआब में थे। अब आते हैं भाई महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब, है ना। 1792 से 1839, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक है।